नमस्कार। खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, हर आंख में सपने पलते हैं, हर जिंदगी अपने लिए एक मंजिल तय करती है, लेकिन इन सपनों को मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश किसी की बहुत सधे कदमों के साथ आगे बढ़ती है, तो कोई हवाओं को चीरता हुआ ऊंचाई तक पहुंच जाता है। आज के हमारे कार्यक्रम में जो हमारे खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने सिर्फ अपने लिए ही एक मुकाम हासिल नहीं किया, बल्कि एक मिसाल कायम की है। हमारे जो आज के मेहमान हैं, ये एक पर्वतारोही है, एक मेंटोर है, और सबसे बड़ी बात, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, जो आज के समाज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये जो यहाँ तक पहुँचे हैं, इनका परिचय मैं पहले कराऊँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अपने पिता को देखकर इन्होंने यह सोचा कि यह पर्वतारोही बनेंगे। इनके सम्मान की अगर हम बात करें तो इनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सम्मान से यहाँ पर नवाजा गया है। इनका जो क्षेत्र रहा है वो पर्वतारोही का ही रहा है। तो चलिए इनका परिचय मैं यहाँ पे करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रवीण राणा जी, जो एक पर्वतारोही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण राणा है और मैं उत्तरकाशी के एक डासड़ा गांव, जो कि काशी गंगा वैली में आता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरी जो एजुकेशन थी वो वहीं पे हुई है। 10th तक मैंने अपने गांव से किया है और 12th तक मैं जो डिस्ट्रिक्ट कीर्ति इंटर कॉलेज है वहाँ से किया। बीए मैंने उत्तरकाशी से किया और उसके बाद जो है मैं फिर अपना एमबीए के लिए मैं ऋषिकेश आया था और ऋषिकेश से किया है। और मैंने माउंटेनियरिंग कोर्सेज जब मैं 12th मैंने किया, 12th के साथ ही वही NIM नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से किए थे सर। प्रवीण जी, आपकी शुरुआत बहुत अच्छी यहाँ पर रही है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ऊंचाई से प्रेम की ये शुरुआत कैसे हुई? ये जो ऊंचाई का प्रेम था ये बचपन से ही था, क्योंकि मैं एक कृषक फैमिली से हूँ। मेरे मम्मी पापा भी हम खेती करते हैं। और जब 10th तक हम घर में ही था, घर में तो हम लोग जो है लकड़ी कलेक्ट करने जंगल जाते थे, पत्तियां लाने जाते थे, पशुओं के साथ जाते थे। तो एक हाइट पे चले जाते थे हम लोग। तो वो बचपन से था, ऐसा कभी लगा नहीं कि इस फील्ड में कभी हमको मौका मिलेगा और हम इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। तो ये बचपन से था। हमारे जो रोजी रोटी था, हमारा खेती था, जंगल से लकड़ी लाना, पत्तियां लाना, तो तभी से शुरू हो गया था। बट ये नहीं था कि करियर कैसे इसमें बनाया जाए, वो काफ़ी बाद में पता चला। जी, प्रवीण जी, आपके पिता भी इसी क्षेत्र में रहे हैं, तो मार्गदर्शक बिल्कुल वही आपके रहे होंगे। उन्होंने किस तरह आपका सपोर्ट यहाँ पर किया? मेरे पापा माउंटेनियरिंग में ही उन्होंने अपना करियर बनाया, उन्हीं में काम करते हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उन्होंने 16-17 साल तक वहाँ पे इंस्ट्रक्टर थे वो। उसके बाद उन्होंने टाटा स्टील में मूव हुए और टाटा स्टील में जो मैम बचेंद्री पाल की टीम में उन्होंने काम किया, वहाँ पे भी 18-19 साल उन्होंने काम किया। तो उनका मार्गदर्शन मेरे इसमें था कि पहले तो कोई ऐसा कोई गाइडेंस नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि मैं इसी फील्ड में आऊँ जी। तो बट क्या था कि उन्होंने 12th में उन्होंने बेसिक कोर्स में मेरा दाखिला करवा दिया कि नहीं, आपको बेसिक कोर्स के लिए जाना है। तो मुझे आइडिया नहीं था कि बेसिक कोर्स होता क्या है। तो जब वहाँ पे गए तब बेसिक कोर्स में भी नहीं, उसके बाद एडवांस कोर्स किया मैंने। और एडवांस कोर्स के पता चला कि शायद ये भी एक करियर का एक प्रोग्रेशन हो सकता है। बट फिर भी डिसाइड नहीं हो पाया कि मैं इस लाइन में काम करना। पढ़ाई के साथ साथ मैंने और कोर्सेज भी किए, जैसे MOI होता है, जैसे BEd एजुकेशन में होता है, वैसे माउंटेनियरिंग में MOI होता है, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स। तो मैंने 2008 में किया था और 2009 में एज ए इंस्ट्रक्टर NIM में मुझे मौका मिल गया था काम करने का। प्रवीण जी, जब कोई किसी क्षेत्र में होता है तो वो जानता है कि मतलब इसमें कमियां क्या है, अच्छाइयाँ क्या है। अगर आपके पिता नहीं चाहते थे कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़े, तो वो क्या कारण रहे होंगे? अभी जो इंडिया में जैसे माउंटेनियरिंग है, मोटिवेटेड काइंड ऑफ स्पोर्ट्स नहीं है। इसमें इतना इनकम के सोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो नहीं था। लाइफ थोड़ा चैलेंजिंग है, लाइफ फुल अनसर्टेनिटी है, जाते हैं कोई भरोसा नहीं, पहाड़ से गिर गए, कुछ हो गया, तो कई सारी चैलेंजेस है उसमें। और जो पारितोषिक मिलता है उसके हिसाब से जो स्कोप अभी है वो कम है इंडिया में। इस वजह से कोई भी नहीं चाहता कि इस फील्ड में सब, हर कोई चाहता है कि डॉक्टर बने, टीचर बने, BEd बने। तो मैंने शायद उसके पापा ने चाहा कि मैं MBA करूं, कॉलेज किसी कंपनी में काम करूं, बट मैं उसके अगेंस्ट ही गया और अभी माउंटेनियरिंग लाइन में आ गया। प्रवीण जी, MBA तो आपने किया, जॉब भी आपने की, वो जॉब भी आपने की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रहा होगा मन में जो आप वापस फिर इस क्षेत्र में आ गए। इसमें था जैसे कि और जैसे इंजीनियरिंग हो या कोई भी कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते हैं, पैसा उसमें मिलता है, बट उसमें उतना सुकून नहीं है। इसमें उतना हमारा इनकम उतना ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बट जो लाइफ है रियली हम लोग वो करते हैं, जीते हैं। इसमें सिर्फ अपने लिए नहीं, जिस दूसरे को हम एम्पावर करते हैं, दूसरे को सिखाते हैं, दूसरे को नई हाइट पे लेके जाना जो होता है, वो एक
वो जो क्षण होता है वो अपने आप को एक बहुत सेल्फ मोटिवेटेड होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रवीण राणा जी सुकून की तलाश में, क्योंकि जो करना चाहते थे उनको वो ही करना था, इसलिए उन्होंने अपनी एक सेटल जो लाइफ थी, जिसे कह सकते हैं वहाँ सेटल आप हो जाते, वो छोड़ के आप वापस यहाँ पे आए। तो प्रवीण जी, जैसे आपने कहा चुनौतियाँ, हर क्षेत्र की बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, यहाँ चुनौतियाँ थोड़ा हर क्षेत्र थोड़ी अलग हो जाती हैं। तो इसमें जो मैंने बोला कि एक तो है कि जॉब का जो अभी हमें गवर्नमेंट साइड से भी अगर माने तो इस तरह का स्कोप ज़्यादा नहीं है। भले ही हमारे भारत में अभी यहाँ पे देखो अगर दुनिया से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे बहुत सारी संभावना है एडवेंचर के क्षेत्र में। यहाँ पे हर चीज़, अगर किसी देश में जाओ तो कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए जाते हैं। भारत में आपको यहाँ पे हर चीज़ मिल जाता है, सी से लेकर आपके माउंटेन से लेकर यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे मिलता है। तो वो चैलेंजेस हैं, बट धीरे धीरे शायद मुझे लगता है कि अभी जैसे उत्तराखंड तो एक डेस्टिनेशन है लोगों के लिए, टूरिज्म का, एडवेंचर के लिए, तो ये प्रमोट हो रहा है। तो चैलेंजेस रहेंगे, बट आई थिंक मुझे लगता है कि हम सबको पॉजिटिविटी के साथ मूव करना पड़ेगा। अच्छी सोच रख के हम लोग काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे प्रवीण जी आपने कहा कि देखो यहाँ पे बहुत आर्थिक तौर पे आप स्ट्रांग नहीं हो पाते, ऐसे में जैसे आप एक गांव से निकल के बाहर आते हैं तो आपको वहाँ तक पहुँचने में, जो आपको मुकाम यहाँ पे हासिल हुआ है, वहाँ तक पहुँचने में आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? मैं जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन जब तक मैं एमबीए किया था जी। उसके बाद में मैंने कुछ कंपनियां ज्वाइन की थी, तब तक पूरा अनसर्टेन चल रहा था कि मैं किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, कहाँ पहुँचेंगे। तो शुरुआती दौर था जब मैंने कंपनी ज्वाइन की तो मुझे वहाँ पे लगा शायद कि दिस इज़ नॉट राइट प्लेस फॉर मी जस्ट। तो मुझे तब मैम बचेंद्री पाल जो उन्होंने पहली बार जो है भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है, तो उनके द्वारा तो उनकी टीम में मुझे मौका मिला काम करने का। तो मैं 4 साल वहाँ पे रहा। तो वो था पल कि हाँ ठीक है, ये करियर ठीक है। यहाँ पे एक तो केवल आप खुद को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो बल्कि दूसरे को भी मोटिवेट कर रहे हो, दूसरे को भी आप जो नई ऊंचाई तक सिखाने वो कर रहे हो। तो वो था, और वहीं से जो है फिर लाइफ की चालू हुआ। फिर मैं अभी बैंगलोर में हूँ और वहाँ पे मुझे 9 साल हो गया, और वहीं से मैंने जो ये डेयरिंग एडवेंचर है, माउंट एवरेस्ट और कई सारी चीज़ें जो गया हूँ मैं, वहीं से फिर चालू किया। पहली चोटी कौन सी थी जो आपने फतह की थी? पहला मुझे मिला था, मैं 2017 की बात है, उससे पहले मैंने एडवेंचर के कोर्सेज़ किए थे तो इतने मौके भी नहीं मिले थे। फिर क्योंकि संघर्ष चल रहा था, पहले सेटल था कि मंथली कहीं पे सैलरी मिले, अपना रहन सहन का हो पाए। तो एक्चुअली पीक में क्या होता है कि काफ़ी सारे खर्चे आते हैं। तो 2017 की बात है जब मुझे एक फ्रेंड ने बोला कि हम लोग स्टो कांगड़ी जो लेह लद्दाख में है तो उसके लिए जा रहे हैं, क्या आप आना चाहोगे? तो ये 2017 की जुलाई की बात है। तो मैंने हाँ कर दिया कि ठीक है, मेरे अभी तक 6000 मीटर की पीक नहीं हुई है तो मेरे लिए मौका है। मैं गया, हम 3 लोगों की टीम थी, तो हम एक पीक क्लाइंब करने गए थे, 2 पीक क्लाइंब करके आ गए, गोलेब कांगड़ी, स्टो कांगड़ी। तो पहली जो पीक थी वो थी, और इतना एक्सपीडिशन का एक्सपीरियंस नहीं था, बट वहीं से चालू हो गया कि नहीं अब तो आगे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, करते रहना है। फिर उसके बाद फिर हम बच्चों को मौका मिला, अपने स्कूल से बच्चों को ले गए थे वहाँ पे यूनाम, माउंट यूनाम है, 6000 मीटर की पीक है, 6111 मीटर जो हिमाचल प्रदेश में। तो वहाँ पे हम 6 बच्चे मेरे साथ आए थे, और उसमें से 3 बच्चे सक्सेसफुली जो टॉप पे हमने पहुँचा दिए थे माउंट यूनाम के। और यहीं से कॉन्फिडेंस बढ़ा और लगा कि शायद कुछ करना चाहिए। और जहाँ पे मैं काम करता हूँ अभी बेंगलुरु में, तो वहाँ पे जो हमारे जो CEO हैं वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उसकी टीम में मैं काम करता हूँ। और वहाँ से पूरा मोटिवेशन मिला वो उनकी इससे कि नहीं कुछ करना है, अलग से करना है। फिर मैंने ड्रीम किया था कि चलो अब मैं माउंट एवरेस्ट के लिए तैयारी करता हूँ। तो माउंट एवरेस्ट जैसे मैं 2019 में सोचा था कि मैं एवरेस्ट के लिए तैयारी करता हूँ, सडनली कोविड आ गया जी। तो कोविड में 3 साल चले गए। स्पॉन्सरशिप बहुत बड़ा मैटर होता है, इसमें काफ़ी अमाउंट लगता है। तो काफ़ी जगह अप्रोच किया, बट स्पॉन्सरशिप मिलना थोड़ा टफ हो गया था क्योंकि कोविड हो गया था। कोविड के चक्कर से काफ़ी कंपनियां शट डाउन हो रही थी, तो डिमोटिवेट कर रहा था। तो 2019, 20, 21 तक गया, 3 साल तक, पर मैंने छोड़ा नहीं एफर्ट। मैं जिन लोगों को मिलना था मिला, उनको कंपनी में अपना प्रपोजल भेजे स्पॉन्सरशिप के लिए। तो वहाँ पे इस तरह का कोई मिला सपोर्ट तो मिला नहीं, बट मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, चलो कोशिश करता हूँ। 2022 में जब मुझे लगा कि अब मेरे पास संसाधन कम है और अब मौका भी नहीं हो पाएगा, शायद मैं ज़िंदगी भर रिग्रेट करता रहूँगा, मैंने एवरेस्ट के लिए सोचा था, नहीं कर पाया। तो मैंने फिर 2005 फाइनली मैंने माइंड बनाया कि नहीं मुझे जाना चाहिए, और मैंने सपोर्ट मिले ना मिले। तो जब फाइनली मैंने डिसाइड किया तो 13 मार्च की बात है, जब मेरे पास सिर्फ 15 दिन बचे हुए थे जाने के लिए, जब और लोग अप्रैल में जाना था, और 13 मार्च को मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना है। मैं बैंगलोर में था और मैंने कुछ लोन लिया और डिसाइड किया कि नहीं जाना है। और उसके बाद मैं उत्तरकाशी आया था,
और प्रिपरेशन चालू किया। 7 दिन दौड़ा रोड पे और 7 दिन मैंने 2 ट्रैक किए थे, जिसमें मैंने अपने को टेस्ट करना था कि मैं कैपेबल हूँ कि नहीं हूँ। तो फिर एक वो चीज़ था कि शायद हम पहाड़ी हैं तो पहाड़ी लोगों को थोड़ा इन चीज़ों की आदत भी होती है। आदत भी होती है और हम लोग बैक आ जाते हैं जी। तो उसके बाद मैं 15 दिन की जो मैंने ट्रेनिंग किया, पूरे पैर पे ब्लिस्टर्स हो गए थे और उसने मुझे बोला कि नहीं नहीं, उस ट्रेनिंग से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया मैं कर सकता हूँ। और फाइनली मैं गया फिर तो एवरेस्ट मैंने फिर फाइनली 2022 में हुआ था। प्रवीण जी, कह सकते हैं जो आपका बचपन बीता है, जिस परिवेश में आपका बचपन बीता है, उस परिवेश ने आपको हमेशा आत्मविश्वास ही दिया है। ये है कि मैं अभी बैंगलोर में काम करता हूँ और अभी मैं कई सारे देशों में घूम चुका हूँ, तो इसके आधार पे जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो पहाड़ के रहने वाले लोग हैं जी। इनका कॉन्फिडेंस हाई होता है। भले रिसोर्सेज हो ना हो, भले वो सोचते हैं नहीं, जो काम दिया सिंसियर के साथ काम करते हैं जी। और तो वो मेरे अंदर भी था और मुझे लगा कि शायद वो कॉन्फिडेंस एक्चुअली वो आ जाता है कि नहीं करना है, हो जाएगा। आप मन से जब ठान लेते हैं कि आपको ये चीज़ हासिल करनी है तो आप उसके लिए कोशिश लगातार करते तो ये हमने पहाड़ों से सीखा। जी। जैसे पहाड़ अडिग होते हैं तो हमारे इसमें भी होता है कि मैंने आज तक जो भी सोचा, भले छोटा गोल हो, तो मैंने करके दिखाया। वो तो मैंने और लोगों अडिग होते हैं, वैसे ही पहाड़ी भी अडिग होते हैं तो उसको मैंने और भी कई सारे पहाड़ी लोगों को देखा है, उनसे भी इंस्पिरेशन मिले। जैसे यहाँ पे कर्नल कोटियाल थे, सर थे वहाँ पे, तो उनसे भी काफ़ी प्रेरणा मिली। तो ये सारे जैसे मैम बचेंद्री पाल थे, वो भी कॉन्टैक्ट में थे, काम किया था साथ में। इन लोगों को देखते हुए तो अपना भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसके मामले में चुनौतियाँ आती है, बहुत आती है। कभी तो ऐसा लगता है गिव अप वाली सिचुएशन आती है कि नहीं, सपोर्ट कुछ नहीं मिल रहा, छोड़ दीजिए। फिर वो लगता है कि नहीं, अगर आप चेंज करना चाहते हो, कुछ भी चेंज लाना चाहते हो, तो मुसीबतों को फेस करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा जी। तो ये मुझे लगता है शायद कि कॉन्फिडेंस इसी चीज़ से बढ़ता है कि नहीं, कर सकते हैं। तो फिर इस तरह आप आगे लगातार बढ़ते रहे। आपको यहाँ पर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित यहाँ पे किया गया है, वो वाला जो दौर था वो कैसा था? तो पहला तो मेरा सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो था माउंट एवरेस्ट पे पहुँचना। वापस आऊँ ना आऊँ ये तो सेकेंडरी था, मैंने सोचा भी नहीं था। तो ये इसमें एक स्पिरिचुअल जो मेरे लाइफ में आया कि मैंने 4 साल कंटिन्यू प्रयास किए, कुछ नहीं हो रहा था जी। बाद में मैंने सब ये भोलेनाथ पे छोड़ दिया था। ये मेरी सच्ची वो है, मतलब आस्था तब से ज़्यादा बढ़ी है। तो मैंने भोलेनाथ के नाम से कि वो प्रॉमिस किया था कि भाई अगर मेरा हो जाता है तो मैं फिर, मतलब वो था पहला झंडा जो है भोलेनाथ का ही होगा जी। उस पर तो चैलेंजेज आए। 15 दिन में मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई। बाद में ऐसा लगा जैसे मेरी आइटनरी बना दी किसी ने, प्रॉपर सब चीज़ होता गया। तो वहाँ पे एक हमारे साथी का डेथ हो गया था साथ में टीम में। तो जब हम लोग बेस कैंप से ऊपर जाने वाले थे तो वहाँ पे काफ़ी डिमोटिवेटिंग था वो। कभी पहली बार देखा, अब साथी का डेथ हो गया और हम चढ़ते जा रहे हैं, तो वो मोमेंट था। फिर हम उसको फाइनली जब मैं 21 मई को टॉप पे पहुँचा तो पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि सपने में हूँ शायद, क्योंकि 4 साल का स्ट्रगल कंटिन्यू शायद अभी भी हो सके, सपना देख रहा हूँ मैं। तो बट उसके बाद मैंने सपना रखा कि नहीं, अगर मैं ये कर लिया तो मैं 7 महाद्वीप के जो पीक्स, हाईएस्ट पीक हैं, उसको क्लाइम करूँगा। और क्लाइम कैसे करूँगा कि सेम डे, वीक जिस दिन मैंने एवरेस्ट क्लाइम किया, सैटरडे को मैंने क्लाइम किया था। तो मैंने उसी दिन वो माउंट एवरेस्ट पे वो सपना मैं दोबारा बना लिया था कि मैं जितनी और 7 महाद्वीप की पीक है वो मैं सैटरडे को ही क्लाइम करूँगा। तो उस क्षण में मैंने 4 महाद्वीपों की थी, जैसे अफ्रीका, रसिया, ऑस्ट्रेलिया और एशिया का एवरेस्ट था। तो वो मैंने सैटरडे को ही किया। चैलेंजेस थे वहाँ पे, आइटनरी नहीं, वेदर ख़राब हो जाता, कई सारे चीज़, बट भोलेनाथ की कृपा से हो गया। और उसके लिए जो फर्स्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड जो वीक का सेम डे में 4 कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक क्लाइम किया, तो उसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो इससे भी जनवरी में मैंने जो अर्जेंटीना है, नॉर्थ साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक माउंट एकांकागुआ, वो किया। वो मैंने 2 बार सबमिट किया। पहला सबमिट होना था 18 तारीख को। विंड स्पीड था जो कि 75 किलोमीटर से ज़्यादा था, जिसमें उड़ जाता है इंसान। तो फेल होने के चांसेस बता कि साहब वो तब 22 को हमने क्लाइम किया था टीम के साथ। उस दिन वेडनेसडे था, बट मेरे से रहा नहीं जा रहा था कि नहीं, मैं आया इतने अपने देश से यहाँ तक आया, इतने पैसे लग गए इस पर। मेरा गोल था कि मुझे जो है सैटरडे को करना, कैसे होगा। वेडनेसडे को किया, थर्सडे को फिर वापस बेस कैंप आ गए, सारी टीम मेरे साथ, सारे लोग वापस मेंडोजा आ गए। मैं फिर भी मेरा दिमाग में घूमता, मुझे नींद नहीं आ रही थी कि नहीं, मुझे तो सैटरडे को करना था जी। तो लास्ट अटेम्प्ट बचा था 25 तारीख को, सैटरडे था। तो मैंने टीम को बोला कि मैं अकेले चले जाऊँगा, अगर मेरे साथ कोई होगा भी नहीं। तो मैं मतलब विश्वास इतना था अपने पे? हाँ, इतना विश्वास था, भोलेनाथ पे विश्वास था मेरा कि हो जाएगा। तो मैं सारी टीम नीचे आ गया बेस कैंप मेंडोजा, और मैं बेस कैंप में अपना 4 लीटर पानी अपना बैग में भरा, पूरा 17-18 kg बन गया वो, स्लीपिंग बैग्स लेकर, सारा अकेला, कोई टीम नहीं थी मेरे साथ।
तो मैं फिर निकल गया। तो कैंप अकेले निकल गए? अकेला निकल गया मैं। तो सीधे मैं दिन में लंच करने के बाद निकला और मैं फिर कैंप 2 पहुँचा। रात को वहाँ रहा, 2:30 बजे में उठ गया। -20-25 डिग्री का टेम्परेचर था, जो कि मन ऐसा लग रहा था कि यार क्यों उठ रहा है, लोग चले गए नीचे, तुम भी चलिए। एक बार क्लाइंब हो गया तो फिर वो सोचा कि नहीं, जब यहाँ तक करना है, उठा, निकल गया। टॉप पे मैं 1 बजे पहुँच गया था फिर सैटरडे को, और फिर वापस सेम डे में मैं बेस कैंप पहुँचा। तो वो था, वो भी किया। तो उसके लिए भी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वो दर्ज हो गया कि 5 जो विश्व की 5 जो कॉन्टिनेंट हाईएस्ट पीक है सेम डे में करने वाला विश्व का पहला आदमी। तो उसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी वो किया है। इसके लिए तो हमारे, जैसे आपने हमारे देश का नाम यहाँ पे बहुत रोशन किया है, तो हमारी टीम और पूरे भारतवासियों की तरफ से मैं आपको यहाँ पे साधुवाद यहाँ पर देना चाहूँगी, क्योंकि मन में आप कुछ ठान लेते हो तो आप करने की कोशिश यहाँ पे करते हो। लेकिन यहाँ पे कठिनाइयाँ थी, आपके साथ जाने वाला कोई नहीं था, सबने कह दिया नहीं अब हम नहीं जा पाएंगे। ऐसे में जैसे परिवार का सपोर्ट आपको यहाँ पर रहा है, जिस वक्त आपने ये फैसला किया कि आपको अकेले चढ़ना है, उस वक्त परिवार को बताया था आपने? कुछ चीज़ ऐसी होती है, कब लोग हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि मम्मी अगर सुन लिया कि अकेले जा रहे हो तो वो फिर रोना धोना कर देंगे, या फिर थोड़ा। तो कभी मुझे पता था कि नहीं, सब हो जाएगा। कुछ लोग थे जो ऊपर नीचे जा रहे थे वहाँ पे, तो मुझे इतना कि मैं अकेला तो ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं फंस जाऊँगा, पर मैं कैलकुलेटेड रिस्क लिया था कि हाँ लोग तो हैं, क्योंकि है वो इंसान ही है वहाँ पे, कुछ मुसीबत आएगी तो मैं हेल्प उन लोगों से मांग लूँगा। इतना मैंने दिमाग में लेके चला था। बट गया था भोलेनाथ का नाम लेके, और सक्सेसफुली हो गया, बहुत बढ़िया ढंग से हो गया था। प्रवीण जी, आप एक युवा हैं, युवा जोशीला होता है, फुर्तीला होता है, कुछ करना चाहता है तो कर लेता है। लेकिन अगर हम वर्तमान परिवेश में देखते हैं तो आज के युवा बहुत ही सेटल्ड लाइफ चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ऐसा मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि ठीक है मैं पढ़ाई कर ली है, अब मैं जॉब स्टार्ट कर लूँ, ठीक है मेरी एक इनकम आती रही, जैसे आपने शुरुआत में भी कहा था, पर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। लेकिन आज के दौर में क्या आपको लगता है कि जो युवा वर्ग है वो चाहता है कि मैं इस तरह के फेजेस लूँ अपनी लाइफ में, इस तरह के चैलेंजेस लूँ? अभी के माहौल के हिसाब से लाइफ तो लोग कंफर्टेबल चाह रहे हैं जी। तो मुझे जो डिफरेंस लगा, जो लोग एडवेंचर में रहते हैं जी, वो लोग थोड़ा शांत स्वभाव के होंगे, मेच्योरिटी के साथ काम करते हैं, मुसीबतें आती घबराते नहीं हैं। और जो लोग शांत जैसे है कॉर्पोरेट लाइफ या लोगों का जो हाई पेइंग जॉब है, जब कोई भी मुसीबत आ जाती है रियल लाइफ में तो लोग सहन नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है। तो हम लोग जो माउंटेनियरिंग एडवेंचर से जुड़े हुए रहते हैं तो ये हम लोग उससे सीख लेते हैं, कितनी भी चैलेंजेज हो, कितना भी मुसीबत हो, बट अगर साहस रखें, धैर्य रखें तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। तो ये है, और आज के परिवेश में है, धीरे धीरे यहाँ पे भारत में भी क्रेज़ बढ़ रहा है इसका, एडवेंचर्स का। और पेरेंट्स बच्चों को चाहते हैं कि एडवेंचर में जाएं, सेल्फ वो इंडिपेंडेंट बने, अपना काम करना सीखें। तो इस वजह से एडवेंचर का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हर पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल को इनकरेज करना चाहिए। तो ये बिल्कुल आपने सही बात कही। एडवेंचर टूरिज्म की जब हम बात करते हैं उसके लिए सरकार भी काफ़ी प्रयास यहाँ पे कर रही है, लेकिन हम सिर्फ टूरिज्म तक ही सिमट के रह जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए? पार्ट ऑफ, जैसे मैंने वो कहा कि मैं 10th तक की पढ़ाई तो मैंने अपने गांव से की। जी बिल्कुल। हम लोग सुबह 9 बजे जाते थे, सुबह पहले हल लगा के जाते थे क्योंकि पापा काम पे जाते थे। जी। तो अब हल लगाना है तो मैं लगाया, जब कभी बैल भी खींच के ले जाते थे, मुझे वो दौर याद है। गांव की जो आवश्यकताएं थी वो आपने पूरी करी। और 4 बजे हमारी छुट्टी होती थी, फिर जाके हमको लकड़ी के लिए जाना था। सैटरडे संडे होता था छुट्टी, तो हम लोग जो है लकड़ी इसके लिए जाते थे। तो और मतलब ये पढ़ाई के साथ साथ घर का जिम्मेदारी भी निभाना था, तो एडवेंचर घर पे ही था। तो जो आज का जो कॉन्फिडेंस है, आज मैं अराउंड 11 से 12 देश घूम चुका हूँ और इसी एडवेंचर के बलबूते, तो मेरा कॉन्फिडेंस, मैं कहीं पे भी जाता हूँ अब घबराता नहीं हूँ। तो शायद मुझे लगता है कि वो जो डे टू डे लाइफ में जो एडवेंचर फेस किया है उसी ने कॉन्फिडेंस बढ़ाया। तो मेरा मानना है कि अगर जनरल लाइफ में अगर लोग एडवेंचर्स करते रहें तो वो किसी भी मुसीबत में जो है, कोई भी लाइफ में वो आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी फील्ड में हो। देखिए, जैसे आपने प्रवीण जी कहा कि जो अक्सर जो एक पर्वतारोही होता है वो किसी भी परेशानी में जब होता है, किसी भी कठिनाई में होता है, तो वो सहमता नहीं है, वो उसका हल निकाल लेता है, वो उससे बाहर निकल के आ जाता है। तो अगर वर्तमान परिवेश की हम बात करें तो ये तो आवश्यकता आज हर इंसान की है, क्योंकि जैसे कुछ इंसान डर जाते हैं, सहम जाते हैं, सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो ये चीज़ें तो हर इंसान में होनी चाहिए। एक है कि होनी चाहिए, बट उसके इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल। जैसे पेरेंट्स चाहते हैं कि अभी का जैसे हम लोग थे तो कुछ गलतियां करते थे, घर वाले पीटते थे, डंडे से मार खाई है, टीचर हमको पीटते थे, इतना पीटते थे कि अभी वो याद आता है, बट तो बुरे इसमें नहीं था, अच्छे में। अभी क्योंकि मैं अभी स्कूल में काम कर रहा हूँ, अभी नो टच पॉलिसी है, आप किसी को डांट नहीं सकते हो, आप हाथ नहीं उठा सकते हो, बस पोलाइटली बोलना है। तो वो शायद अगर पेरेंट्स उसको समझें, जैसे बड़े बड़े जो स्कूल हैं
वहाँ पे तो क्लियरली है कि बच्चों को डांट नहीं सकते हो आप। तो अगर इस तरह का माहौल है तो फिर गलत मैसेज आता है जी। बेसिकली। तो उसमें क्या हो रहा है कि बच्चों की जो सहनशीलता शक्ति है वो बढ़ नहीं पा रही है, उनके अंदर जो पेशेंस है वो बढ़ नहीं पा रहा है, कंप्लेनिंग एटीट्यूड बढ़ रहा है। तो ये सारा चीज़ है। तो मैं यही कहता हूँ कि पेरेंट्स को आई थिंक इसमें बहुत मुख्य भूमिका है। डालो उनको, प्रेशर में डालो। अभी बचपन से अगर जिस बच्चे ने प्रेशर नहीं झेल पाए, छोटी छोटी मुसीबतें नहीं झेली, बड़े बाद में वो छोटा सा मुसीबत भी बहुत बड़ा हो जाता है। से साथ में स्कूल भी, कुछ स्कूल प्रमोट कर रहे हैं, बच्चों को ले जाते हैं, उनको एडवेंचर में ले जाते हैं, आउटडोर इन्वायरमेंट में ले जाते हैं। तो उन बच्चों का कॉन्फिडेंस अलग ही होता है, क्योंकि हम लोग डे टू डे अभी जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे देखते हैं कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस इतना लो होता है। हम उनको ऐसा मोटिवेट करते हैं, कुछ कराते हैं, चलो एक स्टेप ले लो, बाद में कंप्लीटली चेंज पर्सनालिटी होती है। तो शायद मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि हम जो पेरेंट्स हैं, हम पेरेंट्स ने अपने बच्चों के चारों ओर एक ऐसा ऑरा फिक्स कर दिया है कि बच्चा आप सेफ है, कोई भी परेशानी आएगी, पहले भी ऐसा रहता था लेकिन वो हमसे गुजर के जाएगी, जैसे आपने कहा है कि हाँ जी। बिल्कुल आप नो टच पॉलिसी है, तो क्या यही एक वजह है कि आज हम अपने बच्चों को सहनशील नहीं बना पा रहे हैं? वो भी है, अब प्रोटेक्टिव हो गए ज़्यादा। वही तो हमारे टाइम में मुझे याद है कि हम लोग जब अगर लड़ाई हो गई या कुछ ऐसा किसी ने पीट भी दिया तो हम लोग घर में नहीं बताते थे, क्योंकि फिर मम्मी पापा और पीटते थे। जी बिल्कुल। तो वो डरते थे। बट अभी के मामले क्या है कि अगर कोई छोटी सी गलती हो जाती है, टीचर ने डांट भी दिया, कुछ हुआ, तो बच्चे जो है पेरेंट्स को ले जाते हैं, पेरेंट्स पे इस तरह के आते हैं। बहुत सारे केसेस अभी मैंने देखे, यहाँ पे तो गवर्नमेंट स्कूल तक में हुआ है कि बच्चे ने बोल दिया कि टीचर ने मुझे ऐसा बोला, पीटा है, तो पेरेंट्स लड़ाई करने आ गए थे। तो ये जो माहौल आई थिंक ये थोड़ा ख़राब हो रहा है। पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, टीचर भी अगर बोल रहा है तो क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े, सहनशीलता बढ़े और वो सही रास्ते पे चले। हमारे साथ दर्शक ये सोच रहे होंगे कि अभी हम ऐसी मोटिवेशनल बातें यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि जो हमारे यहाँ पे प्रवीण राणा जी यहाँ पे मौजूद है कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जो बच्चों को एडवाइस करते हैं किस तरह से उनको अपनी लाइफ और बेहतर यहाँ पर बनानी है। ये भी आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बेहतर पार्ट है। हाँ, मैं अभी इंडस इंटरनेशनल स्कूल बैंगलोर में काम करता हूँ एज अ लीडरशिप ट्रेनर के तौर पे। तो मैं अभी वहाँ पे 9 साल से काम कर रहा हूँ। और जब हम लोग ग्रेड जो नर्सरी होता है वहाँ से और ग्रेड 12 तक के बच्चों को वहाँ पे हैंडल करते हैं, चैलेंजेस आते हैं, हमने वहाँ पे देखा है। तो उससे भी हम इतना एक्सपीरियंस से लगा कि कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, किसी भी बच्चे को कोई चीज़ सिखाना इम्पॉसिबल नहीं है। बट वो अगर हम थोड़ा मोटिवेट करके उनको इंस्पायर करके करवाएं तो यहाँ तक कि पेरेंट्स हो या टीचर हो, हर चीज़ पॉसिबल है। रिजल्ट भी अच्छा आएगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बट तरीके थोड़ा सही अगर हम लोग सीखें तो हम लोग इस तरह से मोटिवेट करते हैं बच्चों को, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई हो जाता है। जी जी, जब हम पर्वतारोहण की यहाँ पे बात करते हैं, इसके जो बेसिक कोर्सेज हैं काफ़ी कॉस्टली है, हर किसी की रीच में ये नहीं होते। तो आपको क्या लगता है कैसे इसको हमें हर इंसान, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक बच्चे के लिए, उसको उसके मोटिवेशन के लिए, उसको साहसी बनाने के लिए, तो कैसे ये हर किसी की रीच में आ सकता है? तो यहाँ अभी जो एडवेंचर कोर्सेज हैं, जैसे मैंने तो सारे कोर्सेज किए हुए हैं। जैसे बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स पहला कोर्स होता है, मिनिमम 17 ईयर्स एज इसके लिए मांगते, इतना एज होना चाहिए। फिर एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स होता है, पूरा टेक्निकल सिखाते हैं उसमें। फिर MOI होता है, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स। तो इस कोर्स में जैसे B.Ed होता है इस एजुकेशन में, तो ऐसे MOI कोर्स होता है वो जो इंस्ट्रक्टर बनने के लिए ये है। फिर रिसर्च एंड रेस्क्यू कोर्स होता है, ये 4 कोर्स में मेन है। तो अभी अराउंड जो फीस है आई थिंक 23,000 एक कोर्स का। तो मान के चलो कि पूरा 1 लाख रुपए चाहिए अगर किसी को पूरे कोर्स करने पड़ेंगे। तो इसमें ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में चारों कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा अगर बेसिक कोर्स कर लेता है, एडवांस कोर्स कर लेता है, तो उसके बाद उनको काम करने के बहुत सारे मौके मिल जाते हैं। तो वही अगर वहीं से पैसे कमा के या जो अर्न करे उससे भी आगे के कोर्स कर सकते हैं। और दूसरे की अभी मैंने वो भी देखा था कि गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारी स्कीम चलाई हुई है ये उत्तराखंड टूरिज्म ने, तो उसमें उन्होंने कुछ कोर्सेज करवाए हैं। तो मैं तो ये शायद उन्होंने तो अच्छे प्लान के साथ किए हैं, तो पैसा उतना ही, खर्च उतना ही है। तो अगर वो शायद ये कि अगर गवर्नमेंट इस तरह का पॉलिसी बनाए कि प्रत्येक विलेज से एटलीस्ट प्रत्येक ईयर में 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चों को अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे, क्योंकि उत्तराखंड तो टूरिज्म पे भी डिपेंड है, यहाँ के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो स्कॉलरशिप के माध्यम से अगर करवाए तो वो हो सकता है। और स्कूल जो है, स्कूल कॉलेजेस है, अगर वहाँ पे वो कोई डिपार्टमेंट इस तरह का शुरू करे जिसमें कि एक सब्जेक्ट इस तरीके से रखा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आउटडोर से रिलेटेड रखे, तो भी कम कॉस्ट में हर बच्चे को इसका एजुकेशन मिल सकेगा। तो शायद वो और फिजिबल हो जाएगा, हर बच्चे की रीच तक होगा, फिर वो समझ जाएंगे पहले से ही एजुकेशन सिस्टम में। राणा जी, क्योंकि आप एजुकेशन सिस्टम में हैं, यहाँ पे बच्चों के साथ आप डील करते हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब इस क्षेत्र में
अब युवाओं की जो सहभागिता है या भागीदारी है, आपको कितना लग रहा है कि बढ़ रही है? इसमें अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले जब हमारे टाइम था जस्ट उसके लिए कर दिया, जस्ट कोर्स कर लो, आगे तो हमको पढ़ाई करना। मैंने भी जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और चीज़ में किया, मेरे पास भी फंड नहीं था, मैंने जो एमबीए किया वो लोन के आधार पे किया था जी। तो उस मेरा कुछ और सोच था। बट बाद में करियर मेरा चेंज हो गया, मैं आउटडोर से रिलेटेड माउंटेनियरिंग फील्ड में आ गया। तो अभी ये कि अगर पहले से जो बच्चे करना चाहते हैं, अगर उनको पहले से अगर इनके मौके मिले 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद उनको मौके मिले, तो अननेसेसरी क्यों पढ़ाई और चीज़ करना है, जी, आप इसी एक में जगह आगे फोकस रख सकते एक हैं। जगह फोकस करके वो लोग कर सकते हैं इस फील्ड में। जी रानी जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपने बहुत विभिन्न जगह काम किया है। उत्तराखंड में जब आपदा आई थी, बाढ़ आपदा जब आई थी, उस दौरान भी आपने अपनी यहाँ पे बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उस बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। तो उस समय, हाँ, जब बाढ़ आई थी तो उस समय मैं टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन मैम बचेंद्री पाल की टीम में काम करता था। तो उन्हीं के साथ मैं भी मैम की टीम में शामिल हुआ था। और हम लोग जमशेदपुर से उत्तरकाशी आए थे, तो काफ़ी बुरी हालत थी हो रखी उसमें बाढ़ की वजह से। तो हम लोगों ने भी कुछ सामान अपने आप गांव-गांव तक पहुंचाया था, जो भी टाटा स्टील ने लोगों के उसके लिए दिया था। तो हम लोग जैसे उत्तरकाशी के दूर दराज गाँव, जहाँ पे काफ़ी बुरी कंडीशन थी, रोड इसमें हो गया था, तो हमने एज अ टीम वहाँ पे काम किया था। फिर उसमें पता चला कि नहीं, ये भी एक सोशल सर्विस करना भी बहुत ज़रूरी होता है, केवल अपने उसके लिए नहीं। तो मैंने उस टीम में भी उत्तरकाशी जो 2012 की बाढ़ है उसमें हमने पीठ पे सामान ले जाके गांव तक पहुंचाया, जो नेसेसरी, जो राशन हो गया, बर्तन हो गए, वो लोगों को दिया था। वहाँ पे मेडिसिन हो गया, बेसिक्स। नवीन जी, उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ की जो परिदृश्य है, यहाँ की जो हमारे आसपास जो फैला हुए पहाड़ है, हमारा जो प्रदेश है, यहाँ पे आपदाएं आती रहती हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें ऐसी एक टीम तैयार करके रखनी चाहिए? देखिए, पुलिस की तरफ से टीम तैयार है, सरकार ने टीम तैयार यहाँ पे कर रखी है, लेकिन जैसे हम बात करें पर्वतारोही जो है, ऐसी हमेशा एक टीम तैयार रहनी चाहिए। यहाँ के हर बच्चे को इस तरह तैयार यहाँ पे करना चाहिए कि ऐसी किसी भी आपदा में हर इंसान अपने आप को बचा सके। तो इसमें जैसे माउंटेनियरिंग कोर्स है, जैसे रेस्क्यू कोर्स है, तो रेस्क्यू कोर्स के बाद काफ़ी सारे आइडियाज़ आ जाते हैं, काफ़ी सारी एक्सपर्टाइज बढ़ जाती है। तो अगर विलेज स्तर पे हो जी, जैसे डिस्ट्रिक्ट स्तर पे नहीं, विलेज, क्योंकि अभी के परिदृश्य में तो कहीं पे भी कोई बादल फट रहा है, कहीं पे भी मुसीबतें आ जा रही है, कहीं पे रोड नहीं है जी, तो वहाँ उनको हॉस्पिटल रोड तक पहुँचाना है जी। तो ये भी एक अच्छा सुझाव हो सकता है जो आपने इसको लाया, कि अगर गाँव स्तर पे ही टीम तैयार हो जाए, कोर्स से जो क्वालिफाइड है, तो वो लोग बहुत बड़ा एक रोल निभा सकते हैं इस मुसीबतों में। जब भी, क्योंकि आप अगर किसी विलेज में बादल फट गया या फिर कोई मुसीबत आ गई, तो वहाँ पे सरकारी तंत्र से जो भी लोग आते हैं उनको टाइम लगता है जी, बिल्कुल। तो जो ट्रेन लोग अगर विलेज में ही होंगे हाँ जी, तो कितना इजी हो जाएगा, तुरंत जो है कितने लोगों को बचा सकेंगे और अपना एक अहम रोल निभा सकते हैं उसमें। यहाँ पे आपने तमिलनाडु में भी जो आपने काफ़ी कार्य किया है, एड्स में भी, तो वो किस तरह का कार्य आप करते रहे? वहाँ पे जब हम लोग काम करते थे, क्योंकि ये थोड़ा अंदर से आता है कि हम अपने लिए तो काम कर रहे हैं, किसी और के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जॉब में एक्चुअली इतना इजी नहीं होता है सोशल सर्विस करना। तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन चला था रोड करके, तो वो जो है एड्स अफेक्टेड पीपल के लिए था, जो छोटे छोटे बच्चे थे। तो मुझे किसी ने, एक आर्मी ऑफिसर थी कैप्टन सुप्रिया, तो उन्होंने मुझे जैसे अप्रोच किया था कि आप करना चाहोगे, तो उन्होंने पहले बोल दिया था कि पेमेंट इसका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हम जस्ट सोशल सर्विस के लिए कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि मैं एक बार आ जाता हूँ। तो जब वहाँ पे देखा, तो मैंने जब बच्चे देखे, वो हंस रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, एड्स अफेक्टेड हैं, बड़े भी हैं, तो आंखों में आंसू थे। तो मैं भी, मतलब ये कि रोना आ गया था उनको देख के। तो मैंने उस दिन से बोल दिया कि नहीं, मैं आऊँगा यहाँ पे, हमें कोई पेमेंट नहीं चाहिए और हम प्रत्येक सैटरडे यहाँ पे काम करेंगे। सेवा तो दिल से निकलती है। सेवा दिल से निकली और 2 साल तक हमने कंटिन्यू किया था। तो वहाँ देख के उन बच्चों को जब हम देखते थे, तो खुद ही एक नई उमंग, जैसे वो बच्चे वहाँ पे थे, स्माइल कर रहे हैं, उनको पता नहीं फ्यूचर क्या है उनका, बचेंगे नहीं बचेंगे, बट वो हमको और एनर्जी देती कि नहीं, इनके साथ जरूर काम करना है। प्रवीण जी, हमारे कार्यक्रम का समय यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो मैं आपसे लास्ट प्रश्न करना चाहूँगी कि जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या जो बढ़ चुके हैं, आप उनको क्या कुछ यहाँ पर हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो सबसे पहले तो कि जो पहली सीढ़ी है, माउंटेनियरिंग कोर्सेज हैं, बेसिक कोर्स है, बेसिक, एडवांस, MOI, रेस्क्यू कोर्स है, वो कोर्सेज करें। अगर मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, यहाँ पे फिनांस का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो पहले आप एक कोर्स कर लीजिए, बेसिक कोर्स कर लीजिए, और जो अपना थोड़ा बहुत इनकम होता है फिर धीरे धीरे और कोर्सेज भी कीजिए। जिन लोगों ने किया हुआ है, तो वो लोग जो ज़रूर आएँ, समाज के उत्थान में अपना कंट्रीब्यूशन दें, लोगों को मोटिवेट करें, और जहाँ पे जिसको हेल्प की ज़रूरत पड़े वहाँ पे ज़रूर हेल्प करें।
और कोई माउंटेनियरिंग जैसे मैंने एवरेस्ट किया हुआ है और 7 महाद्वीप की हाईएस्ट पीक को क्लाइंब करने जा रहा हूँ। और अगर किसी को भी कोई भी जानकारी चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए मेरे फेसबुक पेज के माध्यम से, और मैं ज़रूर जो अवेलेबल होके आप किसी को भी कोई भी गाइडेंस या हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो मैं ज़रूर वहाँ पे आप लोगों के लिए सपोर्ट के लिए उपलब्ध रहूँगा। प्रवीण लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने के लिए और उनको ये एहसास कराने के लिए कि अगर उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है या कुछ भी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करनी है तो सीधे आपसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए, अपनी वार्तालाप, अपना जो आइडियाज़ था उसको लोगों के सामने रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ प्रवीण राणा जी थे, जो एक पर्वतारोही हैं, एक मेंटोर है और एक मोटिवेशनल स्पीकर है, जिन्होंने बताया किस तरह आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे पहले साहस आपके अंदर से निकलता है, अगर आप उसको पहचानेंगे तो आप किसी भी ऊंचाई तक यहाँ पर पहुँच सकते हैं। नमस्कार।